हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो? स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जीएस विजय एजुकेशन की तरफ से भी आपको बताइए। इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन सभी वीडियो में चल रहा है। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम 10वीं क्लास की 4 बुक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो हम इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। इतिहास में 5 टॉपिक दे रखे हैं, प्रत्येक बुक 20-20 नंबर की है। और इतिहास भारत एवं समकालीन विश्व जो है 20 नंबर की है। सभी 5 चैप्टर 4-4 नंबर के हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जो हम पढ़ रहे हैं। तो हम 5 मिनट पहले का जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय या फिर भारत में किस प्रकार राष्ट्रवाद या कब जन्म लिया भारत में। तो औपनिवेशिक परिघटनाएं, जो भारत उपनिवेश था वहाँ जो घटनाएं हुई भारत में, उनके कारण धीरे धीरे लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव और आपसी एकता की भावना ने जन्म लिया। इसी क्रम में जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1857 में। 1857 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। फिर कांग्रेस की 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण था बंगाल विभाजन, जिसने राष्ट्रवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जिसमें बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो हमारे सिलेबस में दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अंग्रेजों ने भारत वासियों से बोला था, सुझाव दिया था कि आप हमारा युद्ध में साथ दो, हम आपको स्वशासन प्रदान करेंगे। लेकिन युद्ध के बाद वो मुकर गए। युद्ध में जो खर्चा हुआ उसके कारण टैक्स बढ़ा दिया गया, स्टाम्प ड्यूटी एक्ट लगा दिया, आयकर बढ़ा दिया। और इस युद्ध ने आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रभाव डाले। लोगों का जीवना मुश्किल हो गया। कुछ भारत के कुछ हिस्सों में फसल खराब हो गई, इसलिए कर नहीं चुका पाए, जिसके कारण उन पर काफ़ी अत्याचार हुए। और महंगाई, इस युद्ध के दौरान महंगाई लगभग डबल हो गई, दोगुनी हो गई। 1920 में एक फ्लू महामारी और दूसरी फसल खराब होने के कारण भूख और महामारी की वजह से लगभग 1,20,000 से 1,30,000 लोगों की मौत हो गई। ये 1921 की जनगणना के आधार पर बताया गया। तो इस तरह भारतीय जनता में प्रथम विश्व युद्ध के बाद रोष था। फिर 1915 में महात्मा गांधी का आगमन हुआ, जो दक्षिण अफ्रीका से सफल सत्याग्रह प्रयोग करके आए थे। उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया, जिसका अर्थ था सत्य के लिए आग्रह है या अहिंसा रहित आंदोलन करना। जिन्होंने प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में किया, तिनकटिया प्रणाली नील कृषि के विरुद्ध। 1917 में खेड़ा अहमदाबाद में किसानों को कर्ज माफी के लिए। तीसरा आंदोलन जो किया वो अहमदाबाद सूती मिल फैक्ट्री या कारखाने में बोनस से संबंधित मांग पर मजदूरों के साथ सत्याग्रह किया। इस तरह गांधी जी ने भारत में 3 सत्याग्रह किए, तीनों सफल रहे।
फिर 1919 में रोलेट एक्ट भारत आया। इसका उद्देश्य था कैदियों को 2 साल तक बिना में जेल में रख सकते थे, यानी कि ये इसमें एक भी भारतीय का सुझाव नहीं लिया गया और ये जल्दबाजी में पारित किया गया था, क्योंकि चारों तरफ आंदोलन की चिंगारी भड़क चुकी थी। उसके बाद में महात्मा गांधी ने देशव्यापी सत्याग्रह करने का विचार किया, शुरुआत की, लेकिन इसमें वही है, स्कूल कॉलेजों में शहरों में बहिष्कार किया गया है, रेलवे लाइन और इन पे रेलवे लाइन, संचार आदि कारखानों पे संचार व्यवस्था, रेलवे लाइन, डाकघरों पर हमला कर दिया गया। इसी रोलेट एक्ट के अंतर्गत 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग एक जगह है जहाँ पे बैसाखी का पर्व था, तो हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो जगह से निकलने का और जाने का रास्ता एक ही था, बहुत संकरी जगह था। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। फिर जनरल डायर को कमान सौंपी, तो उसने वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। और वहाँ एक कुआं था, तो कुछ लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर उत्तर भारत में फैली, वहाँ के लोग, उत्तर भारत के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और डाकघर, पुलिस चौकी, कारखाने, संचार के साधन, रेलवे, इन सब पर धावा बोल दिया। पुलिस ने निर्ममता से इस आंदोलन को कुचल दिया। भले ही रोलेट एक्ट आंदोलन बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें शहरों और कस्बों को सीमित कर दिया। महात्मा गांधी को लगा कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर या दोनों समुदायों के एक होने से ही आंदोलन सफल होगा। उधर खिलाफा जो एक टर्की ऑटोनॉमस साम्राज्य का सम्मानित आध्यात्मिक पद था, तो उसके वजह से मुस्लिम लीग भी नाराज थी। तो उन्होंने मार्च 1919 में मुंबई में मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने बैठक की। फिर सितंबर 1919 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं को समर्थन देने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाने के लिए समर्थन दिया। लेकिन नवंबर 1920 में चुनाव होने वाले थे। 1920 के नागपुर के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस पर स्वीकृति लग गई। तो 1 जनवरी 1921 से आंदोलन शुरू हो गए। तो अब यहाँ तक अपने कंप्लीट कर लिया। अब ये देखना है कि आंदोलन का प्रभाव शहरों और गांवों में दोनों जगह अलग अलग देखा गया, बागानों में अलग हिसाब से देखा गया। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि शहरों में और गांवों में किस प्रकार से आंदोलन का प्रभाव पड़ा। शहरों में मध्यवर्गीय लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। स्टूडेंटों ने स्कूल कॉलेज जाने से मना कर दिया। प्रिंसिपल, हेडमास्टरों ने भी कॉलेजों में इस्तीफे दे दिए। उधर विधान परिषद के चुनाव होने वाले थे, तो मद्रास में प्रांत में गैर ब्राह्मण पार्टी जस्टिस पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उनका मत था कि वो विधान परिषद में जाकर ही कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने चुनाव में भाग लिया। लेकिन आर्थिक असहयोग का ज़्यादा दिन असर नहीं हुआ। शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई,
जगह जगह पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच में 102 करोड़ से 57 करोड़ पर राजस्व आ गया। बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशियों से व्यापार करना या विदेशियों में व्यापार करना बंद कर दिया और विदेशी कपड़ों को छोड़कर स्वदेशी कपड़े, खादी से बने हुए कपड़े पहनने लगे। लेकिन इस समय के बाद, क्योंकि जो खादी से बने हुए कपड़े थे वो बहुत महंगे पड़ रहे थे, इसलिए हर कोई उसको खरीद नहीं रहा था। इसलिए धीरे 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 ये आंदोलन धीमा पड़ने लग गया। तो शहरों में इस तरह इस आंदोलन का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। ये शहरों में इस आंदोलन का प्रभाव था। फिर गांवों में, ग्रामीण इलाकों में इस आंदोलन का प्रभाव अलग अलग जगह अलग अलग था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में या देहातों में पहले से ही किसान आदिवासी आंदोलन चल रहे थे, जो इसी आंदोलन में समा गए। अवध में जो आंदोलन चला उसका नेतृत्व सन्यासी बाबा सीताराम ने किसानों का नेतृत्व किया। अब हम जानते हैं सन्यासी बाबा रामचंद्र, जो पहले एक गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर ये एक वर्ड है, ये वन लाइनर क्वेश्चन में या फिर जो रिक्त स्थान वाला है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन्यासी बाबा पहले खालिस्तान में काम कर चुके हैं, फिजी में गिरमिटिया मजदूर वो जो उपनिवेशिक काल के दौरान जो अंग्रेज यहाँ से मजदूरों को फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज लेके गए थे, तो उन्हें एक परमिट दिया गया था। उस परमिट को ही इन्हें गिरमिट बोल दिया। उनका आंदोलन, अब जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो आंदोलन तालुकादारों और जमींदारों के विरुद्ध था। तो शहर और गांव में दोनों में आंदोलन में अलग अलग अर्थ निकाले, अलग डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ जो गांव में आंदोलन चले वो ज़्यादातर जमींदारों और तालुकादारों के खिलाफ चले। भारी भरकम लगान के विरुद्ध तरह तरह की कर वसूले जाने लगे, किसानों से बेगार करानी पड़ती थी। बेगार मतलब बिना परिश्रम के काम करवाना। जमीन पर कोई अधिकार स्थापित न हो सके, किसानों की मांग, लगान कम करने, बेगार खत्म करने और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करना था। तो गांव में जो आंदोलन हुए वो ज़्यादातर जमींदारों के विरुद्ध भारी भरकम कर, जो ज़्यादा कर लगा रखी थी, दमनकारी नीतियां थी, बेगार जो बिना किसी परिश्रम के करवाते थे। बहुत सारे स्थानों पर दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। बहुत सारी जगह जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से वंचित कर दिया गया है। कहने का मतलब नाई धोबियों ने इन जमींदारों को सेवा देने से मना कर दिया गया। इसी बीच जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की, उनकी परेशानी को समझा। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोग जिनकी सहायता से अवध किसान सभा का गठन किया। महीने भर में या चारों तरफ शाखाएं फैल चुकी थी। अगले साल असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन इस का स्वरूप विकसित हो चुका था, क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ जमींदारों के विरुद्ध था, तो गांव में इतना इफेक्ट नहीं डाल पाया। और 1921 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ
तो लोगों ने जमींदारों के मकानों, व्यापारियों की दुकानों और अनाज गोदामों में लूटपाट मचा दी। गांधी जी ने उस समय ऐलान किया कोई भी लगान नहीं देगा, जमीन गरीब किसानों में बांटी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोगों ने सारी कार्रवाई आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे जो महात्मा गांधी बोल रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी का जो संदेश या स्वराज्य का जो विचार कुछ और ही मतलब निकाला, यानी कि जो किसानों ने अपने हिसाब से मतलब निकाला, लेकिन आदिवासियों ने भी अपने हिसाब से इसका और ही मतलब निकाल लिया। 1920 के दशक में जैसे एक गुरिल्ला युद्ध या गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। अब इसी बीच एक टॉपिक दे रखा है जो NCERT में मैं हर वक्त क्लास में बताता रहता हूँ कि इंडेक्स बना के साइड में दे रखा है। तो उसमें इंडेक्स में है कि बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, कब हुआ था, 1928 में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। समझ गए? तो इस तरह किसानों ने अपना अलग मतलब निकाला और आदिवासियों ने अपना अलग मतलब निकाला। अब यह आंदोलन कई क्षेत्रों में फैल गया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में, जो जंगल थे जिनमें आदिवासी रहते थे, उनमें जाने से पाबंदी लगा दी। ना मवेशी चरा सकते थे, ना जलाने के लिए लकड़ी ला सकते थे। इससे पहाड़ी लोगों में गुस्सा और परेशान और गुस्सा थे, न केवल उनकी रोजी रोटी पर, मतलब जैसे गांव जंगलों में अंग्रेजों के जाने से रोक लगा दिया तो परेशानी और ज़्यादा हो गई। उसी समय उनका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम ने किया, जो आदिवासी आंदोलन का। अल्लूरी सीताराम दास का मानना था कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, उसको ईश्वर का अवतार माना अवतार है। राजू असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित था। वह खादी के कपड़े पहनने, शराब आदि इनको छोड़ने के लिए प्रेरित किया और उसने पुलिस ने उन्हें बल प्रयोग किया गया और 1924 में अल्लूरी राजू सीताराम को फांसी दे दी। इस तरह गांवों में यह आंदोलन अलग रूप में चला, शहरों में अलग रूप में चला। क्वेश्चन इसी के आधार पे आ सकता है कि गांवों में और शहरों में आंदोलन का स्वरूप कैसा था। समझे? तो असहयोग आंदोलन का प्रभाव अलग सभी जगहों पर अलग अलग था। तो यह फिर आता है बागानों का स्वराज्य, यानी कि जो चाय की खेती या चाय के बागान थे उनमें, तो उनकी आज़ादी, वो अपना आंदोलन अलग हिसाब से चाहते, वो आज़ादी चाहते थे क्योंकि उनको घर जाने की परमिशन नहीं थी। किसी को किस्मत से अगर कोई घर इजाज़त बिरले को ही मिलती थी, वरना वो उनको घर जाने की पाबंदी थी। जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने सुना तो वो बिना इजाज़त लिए ही वहाँ से रवाना हो गए, बागानों को छोड़ दिया, अपने घर की तरफ निकल गए। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल थी, इस कारण वे रास्ते में ही फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। तो इस प्रकार ये आंदोलन चला, बागानों में अलग तरह से, गांवों में अलग तरह से। आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका था। इसके बाद
जब आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, अंग्रेज भी इससे डरने लगे थे, तभी एक ऐसी घटना जिसने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया वो थी चोरी चौरा कांड, जो फरवरी 1922 में हुआ। इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद पूरा देश अचंभे में था। कांग्रेस के कुछ नेता भी महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए। और इस तरह इस आंदोलन का अंत हुआ। तो हम ये देखते हैं कि असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन एक घटना ने, अगर वो घटना नहीं होती तो यह असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के पैर उखाड़ देता। तो अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन ने किस तरह लोगों को एकजुट किया। मेन जो लक्ष्य था, जो महात्मा गांधी मानते थे कि इंडिया में जितने समुदाय हैं, ये सब लोग अगर एक साथ मिले तो आंदोलन चल सकता है। तो ये एक राष्ट्रवाद की भावना, इस आंदोलन से एक राष्ट्रवाद की भावना भी पनपी लोगों में। लोग एक दूसरे के नज़दीक आने लग गए, दमनकारी नीतियों का विरोध करने लग गए। तो ये एक माध्यम था राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा मजबूत करने के का असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों, आज हम असहयोग आंदोलन को कंप्लीट हो गया। कल है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो पढ़ाई करना, अच्छे से लाइक करना और शेयर करना, ताकि मेरे छोटे भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में मदद मिले। मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा मकसद YouTube चैनल बनाने का यही है कि जो छोटे भाई बहन 12th में हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, आप चाहें तो मैं 9th, जो भी मेरे पास रिक्वायरमेंट भेजेगा 9th 11th के भी मैं क्लास चला दूँगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूँ किसी भी परिस्थिति में। तो ठीक है, आप लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।